1830 और 1848 के क्रांतिकारी आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोग यूरोपीय राज्यों पर 1830 की क्रांति जो है उनका प्रभाव जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अब इसको लुई फिलिप का शासन था 1848 की क्रांति जो उसके बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने लुई फिलिप की कठिनाइयां और लुई फिलिप की मध्यम मार्ग की नीति, इसके साथ ही लुई फिलिप की गृह नीति जो उसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लुई फिलिप की विदेश नीति जो उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर उसने ऐसा किस प्रकार से विदेश नीति अपनाई जिसकी वजह से उसको कठिनाइयां जो उनका सामना करना पड़ा। कि लुई फिलिप की विदेश नीति शांतिपूर्ण थी और शासन के आरंभ में ही उसने यूरोप के देश जो थे उन सभी को खुश करने की घोषणा की या प्रसन्न करने के लिए घोषणा की कि वह 1815 के समझौते का पूरी निष्ठा के साथ में पालन करेगा और युद्ध से बचने के लिए उसने कई बार समझौतावादी नीति अपनाई और ब्रिटेन के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि रूस और ऑस्ट्रिया को फ्रांस के नए राजतंत्र में विश्वास नहीं था। इसके विपरीत फ्रांस की जनता गौरवपूर्ण एवं क्रियाशील नीति चाहती थी और लुई फिलिप में नेपोलियन की तरह योग्यता नहीं थी कि जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। उसने बेल्जियम, पोलैंड, इटली, स्पेन, मिस्र और स्विट्जरलैंड के प्रति जो नीति अपनी, उससे फ्रांस की जनता अत्यधिक नाराज हो गई थी। अब देखते हैं कि बेल्जियम का मामला क्या था। कि अक्टूबर 1830 में बेल्जियम में क्रांति हो गई थी और फ्रांस की जनता बेल्जियम की स्वतंत्रता की समर्थक थी। अतः टैलेरा को इंग्लैंड भेजकर ब्रिटेन व फ्रांस के सहयोग का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद लंदन में 5 बड़े राज्यों रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस का सम्मेलन हुआ, जिसमें बेल्जियम की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। किंतु जब लुई फिलिप के द्वितीय पुत्र बेल्जियम को शासक चुना गया तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री पाल्मस्टन ने इसका विरोध किया। तब बेल्जियम की गद्दी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के चाचा लियोपोल्ड को मिली और फ्रांस की जनता उससे क्रुद्ध हो गई, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह एक अक्षम्य अपराध था। यद्यपि लियोपोल्ड ने अपना विवाह लुई फिलिप की राजकुमारी से कर लिया, किंतु जब लुई फिलिप जनता का कृपा पात्र न बन सका तो लिप्सन के अनुसार उसने युद्ध से बचकर बुद्धिमानी की, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा अनिष्टकारी होता और 1839 में फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त कार्यवाही के कारण हॉलैंड को झुकना पड़ा तथा बेल्जियम एक स्वतंत्र राज्य बन गया। दूसरा आता है पोलैंड और इटली की क्रांतियां। कि लुई फिलिप के समय पोलैंड में क्रांति हो गई और फ्रांस की जनता पोलैंड के क्रांतिकारियों को सहायता देने के पक्ष में थी, किंतु लुई फिलिप रूस को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था, अतः उसने पोलैंड को कोई सहायता नहीं दी। और इसी प्रकार से इटली की क्रांति के समय भी लुई फिलिप ने जब इच्छा के अनुसार इटली को कोई सहायता नहीं दी, तो क्योंकि इटली को सहायता देकर वह ऑस्ट्रिया को संघर्ष करना नहीं चाहता था। यद्यपि वह ऑस्ट्रिया की सेना ने दूसरी बार पोप के राज्य में प्रवेश किया, तब फ्रांस में ने भी अपनी सेनाएं भेजकर एकोना पर अधिकार कर लिया, किंतु तब तक क्रांति का दमन हो चुका था और लुई की इस कार्रवाई से फ्रांस की जनता उसके विरुद्ध हो गई थी। अगली बात आती है कि मिस्र का मामला। कि मिस्र के पाशा मेहमत अली के विद्रोह ने यूनान के विद्रोह जो उसको दबाने के लिए टर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय को मदद दी थी, जिसके कारण उसे क्रीट का द्वीप मिला और मेहमत अली अत्यंत ही महत्वाकांक्षी था। वह दमिश्क तथा सीरिया पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। नवंबर 1831 में उसके पुत्र इब्राहिम ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया और सुल्तान की सेनाओं को परास्त करता हुआ कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ गया। सुल्तान ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से सहायता देने की प्रार्थना की और इंग्लैंड व फ्रांस इस समय बेल्जियम में उलझे हुए थे, अतः रूस ने अपनी सेनाएं भेज दी, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड रूस के इस हस्तक्षेप से चिंतित हो उठे तथा फ्रांस ने मेहमत अली को टर्की के सुल्तान की शर्तें स्वीकार करने का सुझाव दिया, किंतु उसने अस्वीकार कर दिया और अंत में इंग्लैंड व फ्रांस ने टर्की के सुल्तान पर दबाव डालकर दोनों पक्षों में संधि करवा दी तथा मेहमत अली को सीरिया, दमिश्क और फिलिस्तीन दिलवा दिए। यद्यपि टर्की के सुल्तान ने दबाव में आकर सीरिया आदि क्षेत्र मेहमत अली को दे दिए थे, किंतु वह इन क्षेत्रों को फिर से
प्राप्त करना चाहता था। इसलिए अप्रैल 1839 में सुल्तान ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्हें परास्त होना पड़ा। जुलाई 1839 को सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई तथा उसके स्थान पर 16 वर्षीय अब्दुल मजीद सुल्तान बना, जिससे टर्की की स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। इधर रूस मेहमद अली की बढ़ती शक्ति से बहुत ज्यादा चिंतित हो उठा था तथा उसने इंग्लैंड से मिलकर उसकी शक्ति को रोकने का निश्चय किया। दूसरी ओर फ्रांस की जनता मेहमद अली को सहायता देने के पक्ष में थी और 1840 में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने मिलकर लंदन में एक समझौता किया, जिसके अनुसार मेहमद अली को टर्की के सुल्तान से समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस सम्मेलन में फ्रांस को आमंत्रित नहीं किया गया, अतः फ्रांसीसी जनता ने इसे राष्ट्रीय अपमान समझा और युद्ध की मांग करने लगी कि फ्रांस के मंत्री थियस ने इंग्लैंड को धमकी भी दी, किंतु इस धमकी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इंग्लैंड ने जहाजी बेड़ा भेजकर मेहमद अली को अनेक स्थानों पर पराजित किया तथा 1841 में उसे लंदन की संधि स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा और इंग्लैंड की इस कार्रवाई से न तो रूस टर्की में अपना प्रभाव स्थापित कर सका, न फ्रांस मिस्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर सका। फ्रांस की जनता इससे क्रुद्ध हो उठी और इसके लिए लुई फिलिप जो उसको जिम्मेदार बनाया। अगली बात आती स्पेन का मामला कि मिस्र के मामले में इंग्लैंड और फ्रांस के संबंध में कुछ तनाव आ गए, किंतु स्पेन की महारानी इसाबेला तथा उसकी बहन मेरिया लुइसा के विवाह के प्रश्न पर दोनों के संबंध और भी ज्यादा बिगड़ गए। लुई फिलिप अपने पुत्र ड्यूक द मातपेसर का विवाह मेरिया लुइसा से करना चाहता था, किंतु इंग्लैंड में इसका विरोध किया गया क्योंकि इसके कारण फ्रांस का राजकुमार स्पेन की गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। 10 अक्टूबर 1846 को इसाबेला का विवाह फ्रांस के डॉन फ्रांसीसी से तथा मेरिया लुइसा का विवाह मातपेसर से हो गया। इससे इंग्लैंड की सरकार बहुत ज्यादा नाराज हो गई तथा लुई फिलिप की बड़ी निंदा की गई। इससे इंग्लैंड व फ्रांस के संबंध जो थे फिर से बिगड़ गए। अगली बात आती स्विट्जरलैंड का गृह युद्ध कि वियना कांग्रेस ने स्विट्जरलैंड में फ्रांस के 3 अतिरिक्त कैंटन जोड़कर 22 कैंटनों का एक शिथिल संघ बना दिया था और इन विभिन्न कैंटनों में धार्मिक मतभेद भी थे। स्विट्जरलैंड के 7 कैंटन कैथोलिक थे जबकि शेष प्रोटेस्टेंट थे। 1845 में कैथोलिक कैंटनों ने सोदरबंद नामक एक संघ बनाया तथा उदारवादी प्रोटेस्टेंट कैंटनों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सोदरबंद को ऑस्ट्रिया का समर्थन प्राप्त था क्योंकि मेटरनिक उदारवाद के प्रभाव को कुचलना चाहता था। रूस और प्रशा मेटरनिक के पक्ष में थे तथा फ्रांस जो ब्रिटेन से अपने संबंध बिगाड़ चुका था मेटरनिक का समर्थन करने लगा और ब्रिटेन ने उदारवादी कैंटनों का समर्थन किया तथा अपनी कूटनीति से बड़े राज्यों को सोदरबंद की सहायता नहीं करने दी। अतः सोदरबंद परास्त हुआ और लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी कैंटनों को सहायता देना फ्रांस के उदारवादियों को पसंद नहीं आया। लुई फिलिप द्वारा फ्रांस की जनता की इच्छाओं के अनुकूल गौरवपूर्ण विदेश नीति न अपनाने से फ्रांस की जनता का असंतोष अब और भी बढ़ गया था। इस प्रकार से लुई फिलिप की असफल एवं दुर्बल विदेश नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा जो थी उसको भारी धक्का लगा और फ्रांस की जनता इसे सहन नहीं कर सकी क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो नेपोलियन की गौरवपूर्ण स्मृति अभी भी ताजा थी। इधर यूरोपीय राष्ट्र भी फ्रांस से खुश नहीं थे। फ्रांस की जनता चाहती थी कि लुई फिलिप विदेश में राष्ट्रवादियों की सहायता करे और 1830 में यूरोप में क्रांति की ज्वाला भभक उठी और फ्रांस इन क्रांतियों का नेता बन सकता था, किंतु लुई फिलिप ने इन क्रांतियों के प्रति उदासीनता दिखाई जिससे फ्रांस की जनता ने राष्ट्रीय अपमान समझा। अतः अब जनता के मस्तिष्क में ये बात घर कर गई कि एक ओर तो आंतरिक क्षेत्र में सुधारों की मांग की उपेक्षा करना, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना सम्राट की महान दुर्बलता और अयोग्यता है। फ्रांस की जन आकांक्षाओं का भव्य महल जो था वो धराशायी हो गया तथा संपूर्ण फ्रांस एक बारूद के ढेर पर खड़ा था जिससे कभी भी विस्फोट हो सकता था। वास्तव में लुई फिलिप और उसके मंत्री गिवजो की उस समय ठीक वैसी स्थिति थी जो 1830 की क्रांति के पूर्व सम्राट चार्ल्स दशम तथा उसके मंत्री पॉलिकनेक की हो गई थी। और दुर्भाग्य की बात है कि लुई फिलिप जैसा विवेकशील व्यक्ति भी फ्रांस को क्रांति से नहीं बचा सका।